हाँ हाँ, चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जान रहे हैं कि मैं सुचित सिंह, पहले तो नाम जान लीजिए, सुचित सिंह आप लोग के बीच जो ये बोध क्षमता यूनिट इकाई 3 है ना, इसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसको कह सकते हैं अपठित गद्यांश। ठीक, अपठित गद्यांश। तो चलिए सबको शुभारंभ, सबका स्वागत है, जुड़ जाइए जल्दी से। ये जो ना मैं कहता हूँ ना, नेट फर्स्ट पेपर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके जेआरएफ के होने में। ठीक, अगर आपने नेट फर्स्ट पेपर को ढंग से कर लिया, क्योंकि नेट फर्स्ट पेपर में मैं सबका देखता हूं कि आपका जो 22 नंबर, 25 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर, 30, बहुत हाईएस्ट गया 30 नंबर। तो ये क्या करते हैं, आपने विषय में बहुत अच्छा कर लिया लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा नहीं कर पाए, तो वहां से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक, तो साथियों एक चीज बहुत ध्यान देना है, आपको जो ये टॉपिक है ना बोध क्षमता, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो आपके ना चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जेआरएफ के होने में। क्योंकि बोध क्षमता एक ऐसा आपका नेट फर्स्ट पेपर में है जो कि आपको सॉलिड नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। ठीक, क्योंकि अपठित गद्यांश आते हैं, उसी अपठित गद्यांश में आपको जो है उत्तर ढूंढने होते हैं। तो क्योंकि सॉलिड नंबर है तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते हैं, नहीं दिखते हैं। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि आप चीजों को कैसे पहचानेंगे, उस प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढेंगे, कैसे जान पाएंगे हाँ इसका उत्तर यही है, इन सब पे चर्चा चलेगी। टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे यूनिट के लिए अलग अलग टीचर अवेलेबल किया है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे आपने सुना होगा ना कि दांत के डॉक्टर अलग होते हैं, आंख के डॉक्टर अलग होते हैं, गले के डॉक्टर अलग होते हैं। ठीक, उसी प्रकार जितने भी यूनिट हैं हमारे यहाँ सारे टीचर्स अलग अलग हैं, स्पेशलिस्ट हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं को रखा गया है, जो उसके अलावा वो बहुत बेहतर कर जाएंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो आपका ये जो ना मैंने क्या कहा, इकाई 3 है बोध क्षमता। बोध मतलब कि आपके जो दिमाग है ना ये कैसे काम करती है प्रश्न को ढूंढने में। ठीक है, ये सबसे सॉलिड नंबर है, इसको आपने सही कर लिया तो आपका फर्स्ट पेपर में कम से कम 30-35, मतलब ये टारगेट करिए कि हम 35-40 नंबर के बीच में रहेंगे। जितना अधिक आप टारगेट करेंगे उतना ही आप पाएंगे अच्छे से। तो क्योंकि इसमें 30 प्लस हो गए, 30-35 हो गए, 40 हो गए, समझ लीजिए कि आप जेआरएफ को आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और जेआरएफ होने के फायदे तो आपको पता ही है कि आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाएंगे, होने के बाद जो है आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलेगा, लगभग 40,000 रुपया हर महीने 5 साल तक। उसके साथ साथ आप इसी बीच जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर आता है वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। फायदे तब होंगे जब आपके नेट फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर होंगे। नेट हो गए तो फिर से आप अगली बार तैयारी करेंगे जेआरएफ की, फिर भरेंगे फॉर्म, फिर तैयारी करेंगे। समय है नहीं, इससे अच्छा जो है एक बार में ही ऐसी तैयारी कर लिया जाए कि दोबारा हमें नेट के लिए ना पढ़ना पड़े। कहते ना कि बहुत मुश्किल नहीं है इस चीज को करना, आप जब ढंग से समझेंगे तो बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है, मैं सुचित सिंह आपको जो है इकाई 3 का हिंदी का जो है बोध क्षमता का क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक, जो चीजें आपको समझ में आएंगी तो ठीक, नहीं आएंगी तो मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए अगर व्याख्या पढ़ा जाए ये चीजें थी तो टीचर्स एकेडमी में जुड़ जाइए। टेलीग्राम के माध्यम से भी है, ये देखने को सामने आपको मिल ही रहा है। ठीक है, मैंने पहले का यहाँ टीचर वही पढ़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वही टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं जिनको प्रत्यक्ष अनुभव है। जो भी पढ़ा रहे हैं वो नेट क्वालिफाई है, क्योंकि वो मालूम है ठीक नेट क्वालिफाई है, वो खुद पढ़े हैं, सफल हुए हैं, वही चीज आपको दे रहे हैं। बस इतना फर्क है, जो सफल है जिस रास्ते में वही चीज आपको दे रहा है, इससे ताकि आपको और अच्छे तरीके से वो बता सके। ठीक, तो चलिए और लोग भी अगर जुड़ रहे हो तो जुड़ जाइए जल्दी से। स्वागत है फिर शुरू करते हैं। और जल्दी जल्दी ये आपका कॉल या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, नया बैच प्रारंभ हो चुका है। परीक्षा के समय की अवधि के पहले आपके सारे सिलेबस समाप्त कर दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, चीजें बताई जाएंगी, एक्सपर्ट के तौर पे भी बताया जा रहा है। आप
आपको सफल बनाने के लिए हर तरीका हमारी टीचर्स अकेडमी की संस्था अपना रही है, जो कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम टीचर कहते ना, हम केवल आपको पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको बनाने आए हैं। ठीक है, हम केवल बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, आपको बनाते भी हैं, जहां तक आपका लक्ष्य है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीधे सीधे इस पे यूजीसी नेट का कि क्या है। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 से 5 है। इसका मतलब ध्यान दीजिए साथी, 1 से 5 तक आपको इसमें 5 प्रश्न मिलेंगे। ठीक, क्या मिलेंगे? 5 प्रश्न मिलेंगे। इसी 5 प्रश्न में आपको ढूंढना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम एक ढंग से जो है पहले इसकी जो है पढ़ लेते हैं, गद्यांश क्या कहना चाह रहा है, फिर उससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय, मतलब ये क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात हो रही है। ठीक है, के पहले का समय। ठीक, लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहिए, ताकि आपके मन में भी चीजें चलती रहे। केवल मेरी बातें ना सुनिए, आप खुद से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपको ही प्रश्न का उत्तर देना है। फिर मैं आपसे मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं उसका उत्तर बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होगा। पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, तो चलिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय, लो या तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उधर होगा ना, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, ताकि पढ़ते वक्त ना आपको क्वेश्चन ढूंढते वक्त दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी पलटूंगा तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो मैं बगल हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, ताकि प्रश्न को देख के तुरंत आप ढूंढ सकें उस चीज को। ठीक, चलिए ले लिया होगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि पहला विश्व युद्ध से पहले की बात कर रहा है, 1911 से 15 के पहले की बात कर रहा है, 19वीं शताब्दी के पहले की बात कर रहा है। तो लोकप्रिय आंदोलनों की गहराई से, जो लोकप्रिय आंदोलन की गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका रहा है। चूंकि यह सहज था कि यह अंशतः प्रभावित प्रबुद्धता, विचारधाराओं या उद्देश्यों या तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। मतलब ये जो करा ना, देखिए 4 पर याद रखिएगा, अभी काम देगा आगे। विचारधाराओं, उद्देश्य या तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। मतलब क्या कर रहा है, जो आपका ये आंदोलन था, आंदोलन के लिए 4 ही चीजें थी प्रभावी थी, इसके अलावा 5वीं चीज कुछ भी नहीं थी। क्या क्या था? यह प्रभावी प्रबुद्धता, विचारधाराओं, उद्देश्यों या तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। ठीक, फिर क्या करा है? ऐसी सहजता की सीमाएं लगभग अस्पष्ट हैं। फिर क्या करा है? लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के लक्षित थे, ना कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर। देखो क्या करा, जो आंदोलन चल रहे थे ना तत्कालीन, उस समय जो घटना, तत्कालीन मतलब उस समय जो घटनाएं घट रही थी, तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों, देखो भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध लक्षित थे, ना कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर। समझो ये क्या कह रहा है, मैं 2 चीज समझा रहा हूं। हमारे यहाँ जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो कहते हैं ना, हमारे जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, वो हम पर राज करने के लिए ही आए थे। श्वेत मतलब सफेद, श्वेत मतलब गोरे लोग। यहाँ ना एक शब्द दिया है श्वेत, देखो श्वेत कहीं दिया होगा। ठीक, न कि दूरस्थ श्वेत, ना श्वेत मतलब देखो, श्वेत मतलब सफेद लोग। सफेद लोग कौन थे? गोरे लोग। तो हम लोग का ध्यान किस पे था? जो हमारे भारतीय थे, जमींदार लोग थे, जो राजा लोग थे, वो बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो सारा ध्यान हम लोग को जो जनता थी उनके ऊपर थी कि भैया यही हमारे ऊपर जुर्म उठा रहे हैं, यही हमारे दुश्मन है। लेकिन किसी को भनक न थी कि दूरस्थ, हमारा दूर की किसी सोच नहीं थी श्वेत वरिष्ठ पर, और इसलिए अधिकतम जानबूझकर या आत्मनिष्ठ रूप में, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ किसी की सोच गई ही नहीं। गुड आफ्टरनून सर, सबका स्वागत है। ठीक, तो ये आपका ये था कि अंग्रेजों के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं कि भैया ये हमारे ऊपर बाद में जुर्म उठाएंगे। पहले जो हमें दिखा कि हमारे जो भारतीय हैं यही जुर्म उठा रहे हैं, दूर तक हम सोच ही नहीं पाए। ठीक, जानबूझकर या आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफी व्यापक रूप में पृथक और अत्यधिक उग्र थे।
जिससे अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप एक दूसरे के साथ विस्मयकारी सुगमता को समाविष्ट कर रहे थे। यह सब कृषक की अवधारणा के बिना, यहां से भी प्रश्न अभी दिखेगा आपको, कृषक की अवधारणा के बिना कुछ अहर्ताओं के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं और आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकारना और कठिन बनाना है। निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट थी, परंतु मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद, देखिए यहां से भी एक मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद भी देखने को मिलेगा। मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर पर कतिपय निरंतरता है। यहाँ ना ये थोड़ा सा विचारधारा अलग थी। सन 1870 के दशक के ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के निर्माण के साथ जिन आंदोलनों पर विचार किया गया वे स्पष्टतः खंडित थे। फिर भी ऐसी सीमाओं और अपरिपक्वताओं के बावजूद लोकप्रिय असंतोष मुद्दों और संघर्ष के रूपों में आंदोलन में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद को काफी हद तक समझना है। यहाँ पे मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद की बात हो रही, यद्यपि इसके विशिष्ट लाभ कई बार नगण्य थे, मतलब कोई लाभ विशेष नहीं था। वन अधिकार, किराए का भार, सूदखोरी, ठीक, और भू राजस्व रोपण, श्रमिक शोषण, श्रम शिकायत इत्यादि को बाद में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद ने अपने साथ ले लिया। ये चीजें देखिए यहां तक था। तो आपका ये पहला ग्राफ थोड़ा लंबा था। उसके बाद यहां से हम देखते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रही है। जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके पीछे एक राष्ट्रवाद था, क्या, मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद। मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद के एजेंडे में क्या था? तो एजेंडे में आपका वन अधिकार, किराए का भार, सूदखोरी, भू राजस्व रोपण, श्रमिक शोषण, श्रम शिकायत इत्यादि को बाद में मध्यम वर्गीय राष्ट्र ने अपने स्थान साथ ले लिया। चलिए यहां से प्रश्न देखते हैं, जहां से आपको प्रश्न बनेंगे। ठीक, जहां से आपको प्रश्न बनेंगे, यहां से अगर हम देखते हैं तो कैसे होता है, जो इंपॉर्टेंट है। करा युद्ध, आप प्रश्न क्या है, प्रश्न यहां समझेंगे। प्रश्न समझेंगे कि युद्ध के पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे। अब यहाँ पे युद्ध पूर्व का मतलब क्या है? युद्ध पूर्व का मतलब होता है जो प्रथम विश्व युद्ध जो कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध जो कह रहा है, उसके पहले लोकप्रिय आंदोलन थे। चलिए क्या कह रहा है उत्तर? एक जैसा सामाजिक रूप था, नगण्य महत्व था, मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद था, इस समय समय पर विशिष्ट लाभ था। ठीक, चलिए जल्दी से आपका कमेंट सेशन में देखना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अपना जल्दी से कमेंट सेशन पास करिए, उसके बाद चीजें हम बढ़ाएं। हाँ, आपने जो लोग भी जुड़े हुए हैं आंसर देना शुरू करें, नहीं तो फिर मैं तो आंसर दूंगा ही, फिर मेरा तो चलेगा ही। ये चार विकल्प है। कह रहा है कि युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे, एक जैसा सामाजिक रूप था, नगण्य महत्व था, मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद था, समय समय पर विशिष्ट लाभ था। तो चलिए फिर मैं ही उत्तर देना शुरू करूं। ये आपके सॉलिड नंबर हैं। ये आपको 5 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 5 क्वेश्चन तय कर देंगे आपको, एकदम आपको ऊपर चढ़ा देंगे फर्स्ट पेपर में। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये सॉलिड नंबर वाले टॉपिक है। ठीक, तो चलिए आप लोग देखता हूं, चलिए कोई बात नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं। देखो जो चौथा है ना कि युद्ध में जो चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प क्या है? चौथा विकल्प है समय समय पर विशिष्ट लाभ। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहा? युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे, युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे। तो अगर बैक में जाया जाए,
है ना कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलन का गहराई से मूल्यांकन करने है तो एक उपयुक्त तरीका रहा है, क्योंकि यह सहज था कि असहजता प्रभावित प्रभुत्व विचारधाराओं उद्देश्य तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। ऐसी सहजता की सीमाएं लगभग स्पष्ट है। लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध लक्षित थे, न कि दूरदर्श, ठीक है, वशिष्ठ पर, इसलिए यह अधिकतर जानबूझकर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध थे। क्या थे? विरुद्ध थे। मतलब कि समझिए, ये जो आपके युद्ध लड़े गए, युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे, या क्या थे? ये जब लड़े गए ना, समय पर विशिष्ट लाभ, जब लाभ देखते थे। अब देखो मैंने क्या कहा, ये दूर तक सोचते नहीं थे कि भैया जो श्वेत हमारे यहाँ आए हैं कल हमारे लिए ये भारी पड़ जाएंगे, इस पे दिमाग नहीं था। उस समय हम तत्काल किसको देख रहे थे? तत्काल देख रहे थे जो हमारे भारतीय अत्याचारी हैं, उन पे हमारी निगाह जा रही थी। मतलब हम अपने लाभ को देख करके क्या कर रहे थे? युद्ध का आंदोलन चला रहे थे। अगर मैं एक किस्सा कहूं, मतलब सहमत हो असहमत हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की प्रथम क्रांति थी, सही आप लोग सोचिए कभी, क्या किसी ने एक्चुअल में, बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट में कर रहा हूं, क्या किसी ने देश के लिए लड़ा था? किसी ने देश के लिए लड़ा था? किसी ने भी देश के लिए नहीं लड़ा था, भारत के लिए। सबका अपना खुद का जो है कुछ न कुछ रहा होगा अस्तित्व बचाने, सबने अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे मैं कहूं कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो क्यों लड़ रहे थे? उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। मंगल पांडे क्यों लड़ रहे थे? कि जो बंदूक में चर्बी नहीं थी, खरगोश सुअर की चर्बी जो दे दिया गया था, उसके कारण लड़ रहे थे। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। झांसी की रानी का राज जो है वो लिया जा रहा था, क्योंकि उनके कोई एक ही पुत्र था, पति था नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब लोग फायदे के लिए, जब फायदा होता है किसी फायदे के लिए, लोग समय समय पर विशिष्ट लाभ के लिए हमेशा युद्ध लड़ा गया है। बिना लाभ के कोई काम करेंगे नहीं। आपसे हम कहें चलिए भैया ये काम करना है, आप उस पर लिखेंगे यार लाभ है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं करेंगे, है तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आपका डी विकल्प हो जाएगा, समय समय पर विशिष्ट लाभ। ठीक है, विशिष्ट लाभ। इसलिए देखिए कि लोग एक नहीं थे, अगर एक हो जाकर लड़ते तो आज ये स्थिति नहीं रही होती। समय समय पर जब लोग देखे कि अब इसकी जरूरत है, यहाँ लाभ मिलेगा, तभी जाकर के उन्होंने आंदोलन को चलाया। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? पहले का डी हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद के अनुसार एक कृषक राष्ट्रवाद, मैंने अभी क्या कहा था ना, कृषक राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कृषक राष्ट्रवाद, अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद का संबंधी मुद्दा क्या था? ठीक, मुद्दा क्या था? तो आपने पढ़ा प्रबुद्ध राष्ट्रवाद का एक व्यवहार्य विकल्प, संगतता और नियंत्रण में रहना, निरंतरता की कमी, समयानुरूप होना। समयानुरूप मतलब समय के अनुरूप होना, समय के अनुरूप होना, समय के अनुरूप होना, समय के साथ चलना। तो चलिए, अगर आपका कमेंट देखें हम कि आपका कमेंट में कौन सा है, आप पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा क्या था? प्रबुद्ध राष्ट्रवाद एक व्यवहार विकल्प है, संगतता और नियंत्रण में रहना, निरंतरता की कमी, समयानुरूप होना। क्या होगा? चलिए, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ में चल के ही क्लियर होगा। देखिए मैंने क्या कहा था, कृषक की अवधारणा। यहाँ मैंने पहले ही कहा था कृषक, हाँ, कृषक की अवधारणा मैंने ये बताया था। अभी ये पैराग्राफ मैंने आपको जोड़ दिया था कि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, यह भी आपको मिलेगा आगे चल के। कृषक की अवधारणा क्या कहता है? कृषक की अवधारणा को बिना कुछ अर्हताओं के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं और आंदोलन के सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकार करना। देखो क्या है यहाँ, देखो देश की भक्ति की विचारधाराओं, देश की भक्ति की विचारधाराओं, आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प रूप स्वीकारना, ठीक है, और कठिन बनाना है। ये 3 पॉइंट समझिए, 3 पॉइंट हो गए।
निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट थी, परंतु मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद जिससे कम से कम विचारधाराओं के स्तर पर कतिपय निरंतरता है। याद रखिए ये 3 पॉइंट है। अब हम अगर उत्तर में जाएं, ठीक, यह सब किसक की अवधारणा के बिना कुछ अर्हताओं के प्रबुद्ध, ठीक है, देशभक्ति की विचारधाराओं और आंदोलनों के लिए संगत विकल्प के रूप में स्वीकार करना और कठिन बनाना है। निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट थी, परंतु मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद जिसमें कम से कम विचारधाराओं के स्तर पर कतिपय निरंतरता है। ठीक, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफी व्यापक रूप में पृथक थे और अत्यधिक उग्र थे, जिसमें अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप एक दूसरे के साथ विस्मयकारी सुगमता को सम्मिलित कर रहे थे। यह सब कृषक आंदोलन की अवधारणा को बिना कुछ अर्हताओं के प्रबुद्ध, देखिए ये के बिना, निरंतर के ना बिना, इसका मतलब क्या है, निरंतरता की कमी थी। अब मैं आपको क्वेश्चन में चलता हूं, देखो अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा क्या था, ठीक है। आप ध्यान देंगे, हम लोगों ने तैयारी की परीक्षा की, जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा का पढ़ाई कब करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड, जैसे अभी केबीएस की वैकेंसी थी, अचानक से एडमिट कार्ड आ गया, तो क्या हुआ, हम लगातार तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी। कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, खरगोश दौड़ा फिर सोया, फिर दौड़ा फिर सोया, फिर दौड़ा फिर सोया। उसको लगा कि मैं उठ उठ के पढ़ूंगा, मैं जब भले स्पीड थी लेकिन वो रुक रहा था, क्या था, निरंतरता की कमी थी। लेकिन जो खरगोश था, खरगोश वो क्या हुआ, वो निरंतर धीरे धीरे सही लेकिन लगा हुआ था, इसलिए वह सफल हो जाता है। ऐसे ही हमारे क्या कहा है, अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा क्या था, निरंतरता की कमी थी। ठीक, क्योंकि ये जो आंदोलन थे ना समय समय पे हो रहे थे, जब कोई घटना घटी तब हो गए, लगातार अगर लगातार आंदोलन का मुद्दा बना होता तो चीजें क्या होती, दूसरी कुछ हो जाती, लेकिन क्या था कि अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा क्या था, तो निरंतरता की कमी थी। ठीक, ये पहला प्रश्न हो गया। इसमें 5 प्रश्न मिलेंगे, मैंने बताया था 5 प्रश्न। पहला युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे, ये हो गया। दूसरा हो गया आपका, दूसरा प्रश्न क्या हो गया कि अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा क्या था, तो निरंतरता की कमी थी, क्योंकि समय समय पर ही हमारे यहाँ आंदोलन अपनाए जाते थे। अगर शायद एक साथ हम लोग लगे रहते तो हमें सफलता जल्दी मिल जाती। यही क्या कर रहा है, कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा था, निरंतरता की कमी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आकलन क्या है। यहां पे लेखक अपना आकलन पूछ रहा है, लेखक का आकलन क्या है, ठीक है, लेखक का आकलन क्या है। यहाँ पे लेखक के अनुसार, ठीक, जो लेखक जो पाठ है ना, लेखक जो लिखा है उसके अनुसार कह रहा है लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में लेखक का आकलन क्या है। तो चारों विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प क्या कर रहा है, कुछ लोकप्रिय मुद्दों को मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया गया। फिर देखिए ये विस्मयकारी और मनोरंजक थे। तीसरा विकल्प पढ़िए, ये विशिष्ट और समय की कसौटी पर खरे थे। युद्ध से, चौथा विकल्प है युद्ध से पहले सामान्य असंतोष और गैर साम्राज्यवादी था। ये आपको 4 विकल्प आपको मिल रहा है कि युद्ध से पहले सामान्य असंतोष गैर साम्राज्यवादी था। तो फिर मैंने कहा लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में, तो ये भी टारगेट आप करेंगे लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में, ये आपको टारगेट करना है लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में। अब हमने क्या कहा, पैराग्राफ में यही समस्या है। ऑनलाइन पेपर में तो और समस्या आ गई है कि पैराग्राफ बहुत लंबा होता है
और वो पैराग्राफ एक पेज में है और उसका जो प्रश्न है और दूसरे पेज में है, तो हमको बैक में बार बार जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। बैक में क्या होता है, बार बार जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। एक यह समस्या का विषय रहा है। मैं बार बार कहता हूं ये आपके सॉलिड नंबर है, अगर ये गलत हो गए आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए जो इकाई 3 है, यूनिट 3 बोध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि चलिए फिर से पढ़ते हैं लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में। अब फिर से बैक में जाएंगे पैराग्राफ में, वहां से हम चीजों को फिर से समझेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में जाएंगे तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए फिर से जल्दी जल्दी इसको प्रभावित कर, जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय, लोकप्रिय आंदोलन, यहां से उठाएंगे आप, क्योंकि लोकप्रिय शब्द का प्रयोग यही हुआ है, लोकप्रिय आंदोलन। यहां से हम देखेंगे लोकप्रिय आंदोलन का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु तो एक उपयुक्त तरीका रहा है। ठीक है, चूंकि यह सहज था, लोकप्रिय क्या था, यह सहज था। पहला पॉइंट यहां से उठा लेंगे। ठीक, यह सहज था, यह अंततः प्रभावी प्रबुद्धता था, दूसरा पॉइंट। फिर विचारधाराओं विश्लेषण तकनीकों से, ये तीसरा पॉइंट से उठाते जाइए। ऐसी सहजता सीमाएं लगभग स्पष्ट है। लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन ये भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध लक्षित है, न कि दूरस्थ है। ठीक है, यहां से भी क्लियर होता है कि जो हमारे आंदोलन थे, हमारे आंदोलन किससे थे, हमारे भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध थे, न कि अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक, इसीलिए हमारे यहाँ यूनिटी नहीं हो पाई है, क्योंकि अपना अपने को ही जब मारता है तो यूनिटी वहां नहीं बन पाती है। इसी यूनिटी के अभाव के कारण ही अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई साल तक राज्य किया। उसके पहले देसी भी राज किए, अंग्रेज राज किए। क्यों? कि हमारे यहाँ निरंतरता की कमी थी, आपसी असहमति थी। ठीक, ये सब कारण बहुत प्रभावित थे। ठीक, और वरिष्ठ और इसके लिए अधिकतर जानबूझकर आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफी व्यापक रूप में पृथक थे, अत्यधिक उग्र थे। ठीक, जिससे अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप एक दूसरे के साथ विस्मयकारी समग्रता को समाविष्ट कर रहे थे। यह सब कृषक की अवधारणा को बिना कुछ अर्हताओं के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं और गैर आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प के लिए रूप में स्वीकार करना कठिन बनाना था। ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना, ये सब सारे किसने थे, लोकप्रिय के। फिर आते हैं निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल। यहां से भी देखिए, निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट थी। ठीक है ना, परंतु मध्यम वर्गीय यहां तक तो लोकप्रिय था। ठीक, यहाँ पे दो विचारधाराएं हैं, एक किसान की, कृषक की, एक हो रहा है मध्यम वर्ग की। दो विचारधाराएं चल रही हैं। यहां से मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद, एक नया शब्द आया, मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद, जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर पर कतिपय निरंतरता है। ठीक है, निरंतरता है। ठीक, सन 1870 के दशक में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के, ये थ्योरी है, ये ऐसे लिख देना थ्योरी। ठीक है, चलो समझ जाना, थ्योरी निर्माण में सात जिन आंदोलनों पर विचारधारा यह विचार किया गया वे स्पष्टता खंडित थे, फिर भी ऐसी सीमाओं के ताओं के बावजूद लोकप्रिय असंतोष मुद्दों और संघर्ष के रूपों में आलोक में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद, अभी मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद चल रहा है। यद्यपि इसके विशिष्ट लाभ कई बार नगण्य थे। ठीक है, कोई लाभ नहीं था। ठीक, वन अधिकार, ठीक, ये चीज है, मतलब कभी कभी ये जो आपके लाभ में भी थे, कभी कभी नहीं थे। तो हम इतना इसलिए पढ़े हैं ताकि आपको एकदम स्पष्ट रहे। अब आप लोग आंसर करिए क्या होगा। लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आकलन क्या है, अब ये आप ही तय करेंगे इसमें कौन सा विकल्प होगा, फिर मैं तय करूंगा क्या होगा। अमलेश निषाद जी स्वागत है। इसमें सब मतलब लेखक के अनुसार ये पूछा ना बार बार। देखिए लेखक का आकलन क्या है, इसका ध्यान, अपना आकलन मत छोड़िए, लेखक का आकलन क्या है, ये क्या लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं आप बताएंगे। अगर लोग जो जुड़े हैं मुझे देख रहे हैं तो हम तो बताएंगे ही। तो चलिए
सबसे महत्वपूर्ण अगर आंदोलन पे चर्चा की जाए कि लेखक के अनुसार, तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, ए कुछ लोकप्रिय मुद्दों को मध्यम वर्गीय, देखो कुछ लोकप्रिय मुद्दों को मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया गया है। ठीक, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद को क्या हुआ, कुछ चीजें राष्ट्रवाद को बनाने के लिए, आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें और ऐड कर दी गई। पहले मुद्दा केवल छोटा सा था, छोटा मुद्दा था, तो छोटा आंदोलन के रूप में विद्यमान था। लेकिन जब आपके ये यहां पढ़ते हैं ना, ये पैराग्राफ देखिए, ये देखो, ये ना यहां से आपको पढ़ेंगे मजा आएगा। ठीक, देखो ये ना निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट थी, परंतु मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद, यहां से आपको पढ़ना है, मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद जिसमें कम से कम विचारधाराओं के स्तर पर निरंतरता थी। देखिए कम से कम, पहले क्या था ना, ये ना कम से कम चीजों को उठाते थे, फिर बाद में क्या हुआ, सन 1870 के दशक से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के निर्माण के साथ जिन आंदोलनों पर विचार किया गया, यहां देखो, यहां से विचार किया गया, ये महत्वपूर्ण बनता है, विचार किया गया, वे स्पष्टतः खंडित थे। खंडित मतलब अलग अलग थे, खंडित मतलब अलग अलग थे। फिर क्या हुआ, ऐसी सीमाओं और अपरिपक्वताओं के बावजूद लोकप्रिय असंतोष मुद्दों और संघर्ष के रूपों में आलोक में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद को काफी हद तक समझता है। यद्यपि इसके विशिष्ट लाभ कई बार नगण्य थे। ठीक, मतलब कोई लाभ था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ए, हाँ अब कमलेश जी का आंसर आ गया ए। चलिए बहुत अच्छा आंसर कमलेश जी आपने दिया। ठीक, ए वन अधिकार, किराए का भार, सूदखोरी और भू राजस्व, रोपण श्रमिक और श्रम शिकायत, ये आपके इत्यादि को बाद में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद में अपने साथ ले लिया। अब राष्ट्रवाद ना कहते ना कि मध्यम राष्ट्रवाद का जो आंदोलन चल रहा था, अब वह और व्यापक हो गया और थोड़ा सा फैल गया, उसका फैलाव और हो गया। फैलाव कैसे हो गया, अब जो है वन अधिकार की बातें की जाने लगी, किराए के भार पे होने लगा आंदोलन, सूदखोरी पे होने लगा, भू राजस्व पे होने लगा, रोपण श्रमिक शोषण पे होने लगा, श्रम शिकायत इत्यादि पे भी चीजें होने लगी। अब केवल एक ही चीज पे आंदोलन नहीं हो रहा था, अब आंदोलन कई चीजों को रखा गया। जैसे हम लोग भी आंदोलन करते हैं ना, एक मांग के लिए करते हैं, लेकिन जब देखते हैं समस्याएं बहुत सारी हैं तो उसको भी जोड़ लेते हैं, उसको भी जोड़ करके आंदोलन करते हैं। सेम यही स्थिति क्या हुई, यहाँ पे भी आपकी हुई। ठीक, रमेश जी ने, कमलेश निषाद का आंसर बिल्कुल बहुत सही है, बहुत अच्छा कमलेश आपने उत्तर दिया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। लोकप्रिय ना, ये ए विकल्प है। ठीक, ए विकल्प। अब अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न को देखते जाए क्या होता है चौथा प्रश्न का। चौथा प्रश्न क्या, प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा क्या प्रकट होता है। अब देखो, प्रथम युद्ध के पूर्व मतलब 19वीं शताब्दी के पहले लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा, क्या प्रकट होता है। लोकप्रिय आंदोलनों पर प्रभुत्व का प्रभाव कम था, आंदोलन वैचारिक थे, आंदोलन के स्पष्ट उद्देश्य थे, सीमित सहजता थी। ये तो मेरे ख्याल से बता लेंगे आप। ये तो बहुत अच्छा है, बता लेंगे, पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन बता लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत वो नहीं है, कठिन नहीं है, आप ना बता पाए। तो चलिए हम ही बता रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा क्या प्रकट होता है। तो देखिए, आंदोलन कभी अगर वैचारिक होते ना तो कब का सफलता मिल हो जाती, कब की सफलता मिल जाती। कभी भी हम एक होकर लड़े ही नहीं, हमारी विचारधारा शुरू से अलग थी। ठीक, तो कभी विचारधारा एक नहीं थी, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, वैचारिक, हाँ आंदोलन वैचारिक थे, कभी वैचारिक थे ही नहीं,
एक विचार से कभी लड़ाई नहीं, सबके विचार अपने अलग अलग थे। ठीक, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, आंदोलन के स्पष्ट उद्देश्य थे। हे भगवान, कभी भी अभी आपने पिछले प्रश्न पढ़ा है, इसके पहले प्रश्न पढ़ा है कि आंदोलन का कोई उद्देश्य नगण्य रहते थे। आंदोलन का कोई वो था नहीं कि जिसके कारण उसका प्रभाव दिखे। ठीक है, उद्देश्य ही नहीं था। ठीक, असहमति थी, उद्देश्य नहीं था, वैचारिक मतभेद था, सीमित सहजता थी, नहीं सीमित सहजता नहीं थी। तो बनता क्या है, लोकप्रिय आंदोलन पर प्रभुत्व का प्रभाव कम था। ये जो है पहला विकल्प लोकप्रिय, ये जो आपका ये सबसे होता है लोकप्रिय आंदोलन पर प्रभुत्व का प्रभाव कम था। ठीक, जो प्रबुद्ध लोग थे प्रबुद्धता का प्रभाव कम था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका विकल्प क्या हो गया, आपका विकल्प जो निकल के आया वह क्या हो गया, आपका ए निकल के आया है। ठीक, क्या निकल के आया है, ए निकल कर आया है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि लोकप्रिय आंदोलन पर प्रभुत्व का प्रभाव कम था। आप जाके पैराग्राफ में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में आखिरी प्रश्न है इसका। लोकप्रिय आंदोलन, ये प्रश्न है, साम्राज्यवादियों के विरुद्ध थे, अपने स्वामियों के विरुद्ध थे, जानबूझ कर उग्र थे, समयबद्ध थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए, तो इसका भी आंसर दे रहा हूं। लोकप्रिय आंदोलन साम्राज्यवादियों के विरुद्ध कभी नहीं थे। कभी भी हम समाज अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ने गए। ठीक, हम कभी लड़ने ही नहीं गए, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि वो हमको ना 1857 के बाद पता चला कि हमारे ऊपर ये हम पे शासन करने लगे। उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास शासन कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे हम उनसे ही वो उबर नहीं पा रहे थे। हम अंग्रेज के विषय में कुछ गए ही नहीं कि हमारे ऊपर शासन करने के लिए चले आए हैं, हम गुलाम हो गए। इनको तो भारतीय तक को नहीं पता था बहुत साल तक कि हम गुलाम हो गए हैं। वो तो बहुत बाद में पता चला कि हम गुलाम हो गए हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल होगा नहीं। अपने जानबूझ कर थे, बिल्कुल गलत। समयबद्ध थे, ये अपने स्वामियों के विरुद्ध थे। मैंने पहले कहा, अगर आप पैराग्राफ में चले जाएंगे, फिर से मैं जा रहा हूं पैराग्राफ में, अगर चले जाएंगे देख सकते हैं आप। ठीक, अब देखो, तत्कालीन भारतीयों के विरुद्ध लक्षित थे। ये देखो यहां पकड़ा नहीं पॉइंट, यही तो प्रश्न पूछा है कि ये जो आंदोलन चल रहे थे ना, ये अपनों के खिलाफ चल रहे थे। हाँ, 5 का भी कमलेश ने कहा, 5 का भी नहीं कमलेश, मैं अभी चेक कर ले रहा हूं। ठीक, अपने खिलाफ चल रहे थे, अपने भारतीयों के खिलाफ चल रहे थे, न कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर, मतलब अंग्रेजों का कह रहा है। ठीक, अंग्रेजों की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ कमलेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी आंसर। बहुत बढ़िया कमलेश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ठीक, तो क्या हुआ, अपने स्वामियों के विरुद्ध थे, क्योंकि इनके ही लोग, जो हमारे ही लोग थे ना, जो जमींदार टाइप के लोग थे। ठीक, ये सब क्या इतना अत्याचार कर दिए थे कि इनसे ही उबर पाना मुश्किल था, तो दूर तक हम सोच ही नहीं पा रहे थे। क्लियर हो गया आपका? चलिए, ये हमारे 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न की हमने व्याख्या देखी। जब तक आप व्याख्या अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, आपको व्याख्या को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि व्याख्या में ही प्रश्न छिपा हुआ है, और व्याख्या में जब तक प्रश्न नहीं छिपेगा तो आप जान नहीं पाएंगे। चलिए, अब एक और पैराग्राफ है, इसको भी देखते हैं। 2 पैराग्राफ चलेगा ताकि आपका 10 क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाए। इसको भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से है, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रश्न क्या हो सकता है। ठीक, तो चलिए इसको भी पढ़ा जाता है। इसको पढ़ते हैं। इसमें भी 6 से 10 है, 5 प्रश्न इसमें भी है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े एवं प्रश्न का उत्तर दें। इसी को पढ़ना, इसी को उत्तर देना है। अब कह रहा है कि विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं
आपको पैराग्राफ पढ़ते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप जब उत्तर देना तो ढूंढ के कर लें, ताकि देने में आपको उत्तर दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखो पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ने के साथ ही जैसे उसका यहां से आपका शुरू है, यहां से आपका शुरू है। विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं। देखो पढ़ते जाओ, विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं, जैसे विदेश में उच्च विकास दर के कारण संभवतः अधिक लाभ अर्जित करना। एक यहाँ से पॉइंट, अधिक लाभ अर्जित करना। ठीक, अधिक लाभ अर्जित करना, अधिक अनुकूल का व्यवहार, कर व्यवहार, अधिक अनुकूल कर व्यवहार या अभिसंरचना की बेहतर उपलब्धता। यहां से पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, यहीं से आपका भी पॉइंट बनेंगे, यहीं से आपके पॉइंट बनने शुरू हो जाएंगे। क्या है, विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं, जैसे विदेश में उच्च विकास दर के कारण संभवतः अधिक लाभ अर्जित करना, अधिक अनुकूल का कर व्यवहार, कर मतलब टैक्स व्यवहार या अभिसंरचना को बेहतर उपलब्धता तथा अपने जोखिमों का विविधीकरण। ठीक, ये 4-5 पॉइंट है। वस्तुतः यह देखा गया है कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय अभिमुखता वाली कंपनियां, जो मजबूत अंतरराष्ट्रीय अभिमुखता वाली कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां विशेषज्ञों के माध्यम से या विदेश में उत्पादन और या बिक्री सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा लाभ अर्जित करती हैं। ठीक है, ज्यादा लाभ, तथा उनके लाभ में विशुद्ध घरेलू कंपनियों के लाभ की तुलना में काफी कम। विशुद्ध घरेलू कंपनियां, जो लोग घर की कंपनियां होती है ना, विशुद्ध घरेलू कंपनियों के लाभ की तुलना में काफी कम भिन्नता होती है। हालांकि यह कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेश को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है, किंतु यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी के संबंध में एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित करा जाता है। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसी देश के निवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकार करने की बजाय ठीक देशों से ऋण लेकर स्वयं अपने देश में वास्तविक निवेश क्यों नहीं करते। यहां से देखिए, थोड़ा सा आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी देश के निवासी, देखिए किसी देश के निवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकार करने की बजाय अन्य देशों से ऋण लेकर स्वयं अपने देश में वास्तविक निवेश क्यों नहीं करते। देखो, देश के प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकार करने की बजाय अन्य देशों से ऋण लेकर स्वयं अपने देश में वास्तविक निवेश क्यों नहीं करते। आखिरकार किसी देश के निवासियों से स्थानीय स्थितियों के साथ ज्यादा परिचित होने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए वे विदेशी निवेशकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभ में होंगे। ठीक, इसके लिए कई संभावित व्याख्याएं, सबसे महत्वपूर्ण यह है समानतः एकाधिकार। अब मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे खूब समझिएगा। कहने का मतलब है, जैसे कि ये कह रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उनको यहाँ बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, कंपनी स्थापित करिए, चीजें करिए। तो कह रहा है कि जब आप किसी क्या कर रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकार करने की बजाय अन्य देशों से, मतलब आप किसी से कर्जा ले लीजिए, किसी से ऋण ले लीजिए, लेकिन कंपनी जो है अपने यहाँ स्थापित करिए। अपने यहाँ स्थापित करने से क्या होगा कि किसी देश के निवासियों से स्थानीय स्थितियों के साथ ज्यादा परिचित होने की अपेक्षा की जाती है। ठीक, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग ज्यादा परिचित होंगे यहाँ के हाव भाव से, यहाँ के वातावरण के, यहाँ की परिस्थितियों से। विदेशी नहीं समझ पाएंगे, उनको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से खूब परिचित हैं, हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, परिचित होने की अपेक्षा की जाती है, तथा इसलिए वे विदेशी निवेशकों की तुलना प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभ में होंगे। देखा, ये स्पष्ट बनेगा। समझिए क्या कर रहा है, समझिए, दो लाइन समझिएगा। जो निवेशक है, जो विदेशी निवेशक है, उनको यहाँ पे स्थापित मत करके, बल्कि हमारे जो भारतीय लोग हैं इनको कंपनी दीजिए, इनको पैसे दीजिए, कहीं से भी ऋण ले लीजिए, ताकि ये बेहतर उस चीज को समझ पाएंगे और विदेशी जो कंपनियां हैं उनसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक रूप में लाभ में होंगे। ठीक, ये कह रहा है। इसके लिए कई संभावित व्याख्याएं, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है समानतः एकाधिकारी एवं अल्पाधिकारी बाजारों
में बड़े निगमों के पास पाया कुछ विशिष्ट उत्पादन ज्ञान या प्रबंध कौशल होता है जिसे विदेश में आसानी एवं लाभदायक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा जिसके ऊपर निगम अपना सीधा नियंत्रण रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी विदेश में प्रत्यक्ष निवेश करेगी। इसमें किसी ऐसे वस्तु का भी विदेश में समस्तर समावेश या उत्पादन शामिल है जिसका अपने देश में उत्पादन किया जाता है। इससे निर्यात के बजाय विदेशी बाजार को अलग रखते हुए स्थानीय स्थितियों को व्यापार करने से ज्यादा सहायता मिलेगी। ये स्थानीय यहाँ पे क्या ना, देखो मूल चीज क्या कह रहा है, समझो मेरी बात। ये कह रहा है कि जो हमारे स्थानीय चीजें हैं उसको अधिक बढ़ावा दीजिए, स्थानीय कंपनियां खोलिए और इसको विदेश में ही प्रचारित करिए, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों से कहीं बेहतर हमको रिजल्ट देंगी। इसी में पूरी चर्चा की गई है। ये जो पूरी व्याख्या है ना, इसी में चर्चा की गई है। इस व्याख्या के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, आपको इस प्रश्न से हम देखते हैं कि कैसे आपको आते हैं। आपको जितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोग प्लीज उत्तर दिया करिए, क्योंकि आप देंगे तब तो मैं तो सही कराऊंगा ही, लेकिन आप देंगे तो मुझे भी लगेगा आपने क्या सोचा है, क्योंकि मैं ही बता दूंगा चलो ठीक है वो तो जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। अब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है। ठीक, प्रत्यक्ष विदेशी सर और पानी भिजवा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है। ठीक, अधिक लाभ, बेहतर कर व्यवस्था, अधिक संरचना की उपलब्धता, जोखिम कम। ठीक है, जोखिम कम करना, स्थानीय निवेशकों से वित्तीय सहायता। ठीक, ये आपके 4-5 पॉइंट हैं, ये जो है बहुत बताने आवश्यक है क्या होगा इसका। ठीक, ये आपके 5, ये इसमें 5 विकल्प हैं साथी, इसमें ध्यान देना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है। पहला है अधिक लाभ, बेहतर कर व्यवस्था, अधिक संरचना की उपलब्धता, जोखिम कम करना, स्थानीय निवेशकों से वित्तीय सहायता करना। यहाँ पे आपका ना ADCE हो गया है, दूसरा BCD हो गया है, ABC हो गया है, चौथा ABCD और E हो गया है। तो चलिए कमेंट सेशन में देखता हूँ। कमलेश जी का आंसर A आ गया है, A मतलब ADE, और कमलेश का 5 का B। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो सबका स्वागत है। आपका मैं उत्तर देख लूं कि आपको उत्तर क्या आते हैं, फिर मैं चर्चा करूंगा कि इसका उत्तर का क्या सही बिल्कुल होगा। गुड आफ्टरनून प्रियंका राजी, गुड आफ्टरनून। लेट हो गई, क्लास जो है 1 से लेकर के 2 बजे तक हिंदी की क्लास चलती है। ठीक, टाइम इज मनी, समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा दिया है, दूसरा पैराग्राफ है, क्योंकि ये ना बोध इकाई 3 जो है, बोध यूनिट 3 बोध बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, ये सॉलिड क्वेश्चन होते हैं। ये गड़बड़ हो गया तो सारी चीजें। 6 का D आ गया, 6 का D, हाँ D मतलब 4th ना, ये ना चौथा। तो चलिए 6 का D, प्रियंका कमलेश जी ने भी उत्तर दिया है, प्रियंका ने भी वही दिया था D। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है। बेहतर कर व्यवस्था, अधिक लाभ। पहले की देखिए बेसिक चीज सुनिए, बिना लाभ के कोई भी काम करेगा नहीं। बिजनेस मतलब है कि लाभ, आपको अगर लॉस हो जाएगा तो आप कभी करेंगे नहीं। मतलब आप ये हमेशा सोचते हैं कि हमको अधिक लाभ मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये भी विकल्प सही है, ए विकल्प। बिना लाभ के आप पढ़ाएंगे ही नहीं, बिना लाभ के आप कुछ करेंगे ही नहीं। जब तक लाभ अधिक नहीं होगा तो आप पैसे इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहते हैं। जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो दूर दृष्टि तक सोचते हैं कि कितने लाभ हमें हो सकता है। ठीक, तो पहला विकल्प ये हो गया। अधिक संरचना की उपलब्धता, जब तक आपको सारी चीज वहां पे उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, जब तक कोई चीज आपको उपलब्ध ही नहीं रहेगा, आपने कंपनी स्थापित कर दिया, अब आपके पास समस्याएं आना शुरू हो गई, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ढंग की कोई चीजें नहीं है, तो कभी भी आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो इसका मतलब अधिक संरचना की भी उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, बेहतर कर व्यवस्था,
भाई टैक्स का भी बहुत ढंग से, अगर टैक्स आपसे मनमाना वसूला जा रहा है, आपसे बहुत ज्यादा मनमाने, जैसे हर कंपनी टैक्स देती है, अगर आपसे टैक्स मनमाना वसूला जाएगा तो कभी भी आप टिक नहीं सकते हो। जब तक आप देखोगे कि बेहतर टैक्स व्यवस्था या कर व्यवस्था है, तभी आप चीजों को, जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, कंपनी स्थापित करते हो, तो दो तीन चीजें, जितनी सारी पॉइंट्स है ये समझते हो। ये क्या होता है कि भैया आप जरूर पूछोगे कि भैया कर की व्यवस्था कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में झंझट तो नहीं होगा, तामझाम तो नहीं होगा। कहा नहीं सर, बेहतर कर व्यवस्था, जोखिम कम करना। आप हमेशा जोखिम कम, ऐसे अगर निवेश करते हैं तो जोखिम जितने कम रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। जोखिम अधिक हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये भी पॉइंट बहुत सही है। स्थानीय निवेशकों से वित्तीय सहायता, मैंने पहले ही कहा स्थानीय निवेशक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पूरे पैराग्राफ का महत्व यही है, स्थानीय निवेशक जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार इसी पैराग्राफ में कहा गया है कि विदेशी से ज्यादा स्थानीय निवेशकों को अगर कहेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब ए बी सी डी और ई, ये पांचों विकल्प सही है। और पांचों विकल्प को अगर देखा जाए कि पांचों विकल्प कौन से हैं, तो आपका ये जो चौथा है, चौथा ए बी सी डी और ई, ये आपका चौथा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित कर क्या हो सकते हैं, तो सारे हो सकते हैं, पांच के पांचों हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विशुद्ध घरेलू कंपनियों निम्नलिखित में से प्रभावित होती हैं, कम ब्याज दर पर, लाभ में कम भिन्नता, लाभ से अधिक भिन्नता, निर्यात नियंत्रण। जल्दी से चार विकल्प है, देखिए बताइए, फिर मैं बताना शुरू करूं। तो चलिए अगर इस प्रश्न का बैक में जाया जाए, इसके पैराग्राफ में फिर से चलते हैं। विशुद्ध घरेलू कंपनियां निम्नलिखित में से प्रभावित होती हैं, कम ब्याज दर, लाभ में कम भिन्नता, लाभ में अधिक भिन्नता, निर्यात नियंत्रण। तो चलिए पैराग्राफ में फिर से चलते हैं, वहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, तेज तेज पढ़ेंगे ना, तो अब थोड़ा सा स्पीड में। 7 का भी यहाँ प्रियंका का भी आ गया है, 7 का भी आ गया है। चलो फिर से पढ़ लेते हैं। विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं जैसे विदेश में उच्च विकास दर के कारण संभवतः अधिक लाभ अर्जित करना, अधिक अनुकूल कर व्यवहार या अभिसंरचना की बेहतर उपलब्धता तथा अपने जोखिमों का विविधीकरण। वस्तुतः यह देखा गया कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय अभिमुखता वाली कंपनियां विशेषज्ञों के माध्यम से या विदेश में उत्पादन और या बिक्री सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा लाभ अर्जित करती है। ये रही विदेश कंपनियों की बात। जो विदेशी कंपनियां है ना, इतनी चीजें चाहती हैं, ये इतनी चीजें विदेशी कंपनियां चाहती हैं। अब आते हैं अपने भारतीय कंपनियों पे या अपने कंपनियों पे ज्यादा लाभ अर्जित करती हैं, तथा उसके लाभ में विशुद्ध घरेलू कंपनियां के लाभ की तुलना में काफी कम। ये विशुद्ध घरेलू कंपनियां, यहीं से चर्चा चलती है, भिन्नता होती है, ठीक है, भिन्नता होती है। देखो भिन्नता यहीं से प्रश्न बन गया है। हालांकि यह कारण अंतरराष्ट्रीय निवेश को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है, किंतु यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी के संबंध में एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी देश के निवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकार करने की बजाय अन्य देशों से ऋण लेकर, ये चलो आगे की बात है, निवासियों से स्थानीय स्थितियों के साथ ज्यादा परिचित होने की अपेक्षा की जाती है तथा इसलिए विदेशी निवेशकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभ में होंगे। इसके लिए कई संभावित व्याख्याएं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समानतः एकाधिकारी एवं अल्पाधिकारी बाजारों में बड़े निगमों के पास प्रायः कुछ विशिष्ट उत्पादन ज्ञान या प्रबंध कौशल होता है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां देखिए स्थानीय स्थितियों को अपनाकर व्यापार करने में ज्यादा सहायता मिलती है। ठीक, अब इसका प्रश्न देखें, प्रश्न समझ लेंगे। विशुद्ध घरेलू कंपनियों में प्रभावित होती है कम ब्याज दर, लाभ से कम भिन्नता, लाभ में अधिक भिन्नता और निर्यात निरंतर। चलो प्रियंका जी का उत्तर आ गया है 7 का बी। थोड़ा सा हो गया लाभ में कम भिन्नता, लाभ में अधिक भिन्नता, क्योंकि लाभ में अधिक भिन्नता, देखिए जब कंपनियां काम करती हैं
तो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें डिसमैच ना, अलग अलग चीजें मिलती हैं, हमारी चीजें अलग है, उनकी चीजें अलग है, लाभ में भी अधिक भिन्नता देखने को मिल जाती है, कम भिन्नता नहीं। बाद में चीजें कम होंगी लेकिन शुरुआत में तो अधिक होंगी। कहते हैं ना, जब आप कोई चीज शुरुआत करते हैं थोड़ा सा ना भिन्नता होती है, कठिनता होती है, परेशानी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं हम वहां के लोगों से परिचित, वहां के परिवेश से परिचित होते जाते हैं। तो ये चीजें बात की है, कलाम में कम भिन्नता, जब आप समय के साथ थोड़े दिन बिता लेंगे ना, सारी चीजें जब चलने लगेंगी तब होगा। लेकिन यहाँ पे शुरुआत दौर में जब देखेंगे, कमलेश ने भी बी आंसर किया है, प्रियंका ने भी, ठीक, हाँ कमलेश जी थोड़ा सा 7 का सी कर लीजिए, लाभ में अधिक भिन्नता, ठीक ये होगा, क्योंकि लाभ में अधिक भिन्नता ये था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, यह गद्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। मतलब जो ये पूरा गद्यांश आपको दिखा यह किस केंद्रित है, इसका कहने का मतलब क्या, ये किस लिए आपको दिया गया है। निवेश पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, निवेश का अंतरराष्ट्रीय अभिमुखीकरण, बिक्री सुविधाएं, उत्पादन के समावेशन में विहित जोखिम। यह प्रश्न तो मेरे ख्याल से, हाँ सर हमने, कमलेश ने कहा सर हम पहले हमने आंसर सही किया बाद में गलत कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि आप ना प्रश्न को पूरा पढ़ा करिए तब उसका उत्तर दिया करिए। अगर एक बार आपने गलत कर दिया फिर आपका एक क्वेश्चन से रुक जाएगा तो फिर बहुत दुख होगा। 7 का सी, हाँ आप सही है, 7 का सी, कमलेश जी ने सही, हाँ आप सही कर लो, प्रियंका आप भी सही कर लो अपना आंसर। 8 नंबर देखिए, यह गद्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। मतलब कहना चाह रहा है कि सारांश का नाम, जो आपका अपठित गद्यांश था इसका नाम क्या हो सकता है, इस किस नाम से, निवेश पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, निवेश का अंतरराष्ट्रीय अभिमुखीकरण, बिक्री सुविधाएं, उत्पादन के समावेशन में विहित जोखिम। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प को देख के बताइए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। अगर उत्तर को देखा जाए तो सबसे बढ़िया है निवेश का अंतरराष्ट्रीय अभिमुखीकरण, ठीक, निवेश का अंतरराष्ट्रीय, देखो निवेश का अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे तो केवल एक चीज पे नियंत्रण है, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक। बिक्री सुविधाएं केवल बेचने के आधार पे ही तय हो जाएगा, केवल बेचना ही हमारा व्यापार नहीं हो सकता है। उत्पादन के समावेशन में विहित जोखिम, देखिए जोखिम को ही हम केवल देख नहीं सकते, केवल हम एक पक्ष को नहीं देख सकते हैं, एक पक्ष से हम इस पूरे व्याख्या का आकलन नहीं कर सकते हैं। सारे जो तीनों विकल्प ना, ये पहला दूसरा और ये सब एकांगी पक्ष है, लेकिन जो दूसरा विकल्प है निवेश का अंतरराष्ट्रीय अभिमुखीकरण, ठीक है, कि कैसे आप निवेश को अभिमुखीकरण के रूप में करेंगे। तो कमलेश जी का भी 8 का डी, हाँ प्रियंका तो बिल्कुल सही है, प्रियंका का बिल्कुल फैक्ट आया है, बिल्कुल क्या हुआ है, फैक्ट आंसर आया हुआ है प्रियंका का। ठीक, ये हो गया। मतलब निवेश का अंतरराष्ट्रीय अभिमुखीकरण, कि आप अंतरराष्ट्रीय तरीके जब आप निवेश करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय चीजों में उसको कैसे कैसे आप निवेश करेंगे, सारी चीजें इस विकल्प में आ जाएंगी। इसमें ही ना ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अंतरराष्ट्रीय अभिमुखीकरण में तीनों अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है आपका विकल्प बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस कारक का समाधान नहीं किया गया है, ठीक है। अब विकल्प है विदेशी निवेश की स्वीकार्यता, विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अभाव, या एकाधिकार वाले नियमों की भूमिका, नियमों की भूमिका, ठीक है, एकाधिकार वाले नियमों की भूमिका। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 है, 9 है, 9।
आंसर देना शुरू करिए, नहीं तो फिर मुझे तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं ही देता हूं। देखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस कारक का समाधान नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा इसका समाधान नहीं है। देखिए विदेशी, ये ना बी विकल्प, क्या है बी विकल्प, विदेशी निवेश का अस्वीकार्यता। ठीक है, कभी भी कोई भी देश, कभी भी कोई भी देश आप नहीं कर सकते कि जो भी विदेशी है हमारे यहाँ कंपनी स्थापित मत करिए, इसके लिए कभी कोई नियम नहीं बनाया गया है। ऐसा हो ना, चाहे जो भी देश आप देख लो, चाहे चाइना हो, भारत, कितने भी देश देख लीजिए, बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ स्थापित है। हमने कभी भी ऐसा नियम नहीं बनाया कि भैया आप विदेशी जितनी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ सकती हैं, कभी ऐसा बना ही नहीं है, क्योंकि चीजें अभी हम इतने विकसित नहीं हुए कि सारी चीजें हमारे पास ही हों। ठीक है, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है, हम उनसे ट्रांसफर करते हैं, वो हमसे लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो कमलेश का 9 का बी, प्रियंका का भी 9 का बी आ गया है। बहुत अच्छा, दोनों लोग का बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, 9 का बी होगा। ठीक, आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या कर रहा है, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति, हाँ, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है। ठीक है, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है, यह प्रश्न है। इसका प्रश्न का ठीक, लाभप्रदता का और प्रत्यक्ष नियंत्रण, अभिभेदित उत्पादों का ज्यादा उत्पादन, प्रबंधन कौशल का स्थानीयकरण, बेहतर लाभ हेतु बाधाओं को दूर करना। बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है, ये ना इनको क्या अधिकार प्राप्त है इस पर चर्चा कर रहा है। प्रियंका का 10 का सी, पैराग्राफ चेक किए, 10 का सी कमलेश का, बहुत बढ़िया कमलेश, 10 का सी आपने भी दिया है। ठीक, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है, तो लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। आप पैराग्राफ में जाओ ना, पैराग्राफ में विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं जैसे विदेश उच्च विकास दीर्घकाल संबंधों अधिक लाभ अर्जित करना, ये हो गया ना, यहाँ बन गया अधिक अनुकूल का व्यवहार, अवसंरचना की बेहतर उपलब्धता तथा अपने जोखिमों का विविधीकरण। यह देखा गया कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय अधिमुखता वाली कंपनियां विशेषज्ञों के माध्यम से निवेश में उत्पादन और बिक्री सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा लाभ अर्जित करती हैं। देखो ये यहाँ पॉइंट बन गया ना, तथा उनके लाभ में विशुद्ध घरेलू कंपनियों के लाभ की तुलना में काफी कम, हालांकि ये कारण होता है। ठीक, सामान्यतः एकाधिकार एवं अल्पाधिकार बजाय बड़े निगमों के पास पाया कुछ विशिष्ट उत्पादन ज्ञान प्रबंधन कौशल होता है। ठीक है, अच्छा आपने यहां देखा ना, अल्पाधिकारी बाजारों में बड़े निगमों के पास पाया कुछ, ये ना प्रायः कुछ विशिष्ट ज्ञान प्रबंधन कौशल होता है। ये ना आप यहाँ पढ़ा होगा, जिसे विदेश में आसानी एवं लाभदायक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसके ऊपर निगम अपना सीधा नियंत्रण रखना चाहते हैं। ठीक, यहाँ से आपने पढ़ा होगा, ये ना ये आपने यहाँ उत्तर निकाला होगा, जिसके ऊपर निगम अपना सीधा नियंत्रण रखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में कंपनी निवेश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश करेगी। ठीक है, किसी ऐसी वस्तु का भी विदेश में समस्तर समावेश या उत्पादन शामिल है जिसका अपने देश में उत्पादन किया जाता है, इससे निर्यात के बजाय विदेशी बाजार के अलग रखते हुए स्थानीय स्थितियों को अपनाकर व्यवस्था करने में ज्यादा सहायता मिलती है। ठीक, आपने जो उत्तर देखा मैं समझ गया आपका उत्तर था कि ये प्रश्न, अब प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न कि बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है, लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक, अभी हाँ, प्रबंधन कौशल का स्थानीयकरण। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन कौशल को वो सिखाते हैं ना कि स्थानीयकरण है, अभिभेदित उत्पादनों का ज्यादा, वो लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहते हैं। जब आपको लाभ सिखाएंगे ना, कैसे आप चीजें करेंगे, जो उससे लाभ होगा ना उस पर वो नियंत्रण चाहते हैं, वो कौशल पे कभी नियंत्रण नहीं चाहते हैं। कौशल तो भाई अगर नियंत्रण कर लेंगे तो फिर सीखेगा कौन, अगर कौशल में नियम बना देंगे ना कोई सीखेगा नहीं, सारा कुछ वो लाभ। मैंने क्या कहा,
इन्वेस्टमेंट सारा लाभ के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सारी चीजें लाभ के लिए होती हैं। तो लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहते हैं, जहां से आपको लाभ मिलेगा ना उसी पर नियंत्रण चाहते हैं वो। कौशल तो क्या, कौशल तो सिखा देंगे, कौशल सिखा देंगे, कौशल में उनका नियंत्रण, कौशल पर नियंत्रण कर देंगे ना तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। कौशल के बाद जो लाभ आना शुरू होगा उस पे वो नियंत्रण चाहते हैं। ठीक, तो ये 10 का कमलेश ने कहा ए बहुत अच्छा आंसर, 10 का ए आंसर होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए साथियों मेरे, आज जो है हमने अपठित गद्यांश का, चूंकि पेपर आए हुए हैं, पुराने पेपर हैं 2019 के शायद हैं। ठीक है, पेपर आए हुए हैं, आए हुए पेपर की व्याख्या की जा रही है। आपको ये सॉलिड नंबर है, ये गलत न होने पाए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो मैं पढ़ाऊं उसी में से आ जाए और गलत ना हो। आपको प्रैक्टिस सेट करनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूं कि टीचर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सारे बैचेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट भी होगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी तरीके से समझाया भी जाएगा, ट्रिक के माध्यम से भी। आपको सफल बिल्कुल बना के ही छोड़ेंगे। ठीक, बिना सफलता के आपको हम छोड़ेंगे नहीं। टीचर्स अकेडमी का पूरा दायित्व बनता है। तो कल फिर जो है इसी टाइम पे आपसे मिलेंगे हिंदी के साथ। और ये क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि इसको सरल मत समझिए, कि सरल समझ के अपने से पढ़ लेंगे, थोड़ा हमारी मदद आपको चाहिए ही, क्योंकि हम बताएंगे कैसे आप चीजों को पकड़ेंगे। ठीक, तो वेरी नाइस सर, कमलेश ने कहा वेरी नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलेंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा टाइम पर, और तब तक खूब मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टीचर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। ठीक, तो कल फिर मिलते हैं इसी से आपके इसी टाइम पर। मैं सोचे से आपको बोध इकाई 3 का जो यूनिट है मैं उसको पढ़ाऊंगा, आप जैसे आज जान ही गए। ठीक, तब तक कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय महाकाल। और खूब मेहनत करिए मन लगा करके।